नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद टीम बनारस में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर 2021 के ईवीएस के पेपर को। ईवीएस में टोटल आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी और जनरल अवेयरनेस के होते हैं और 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के होते हैं। तो आज वाले सेक्शन में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने कान को अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है और जो क्या करता है, उसकी बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में सहायता करता है। लंगूर, सलाद, कुत्ता या फिर बाघ। तो वह कौन सा जंतु है, कौन सा जानवर है दोस्तों? तो वह है आपका बाघ। कौन है? बाघ। बाघ एक ऐसा जंतु है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और बाघ के कान बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज़ में फर्क कर सकता है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट यह प्रश्न पूछ लेता है कि वह कौन सा जानवर है जो पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज़ में फर्क कर सकता है। तो वह भी आपका बाघ होता है। अगर बाघ की ताकत की बात करें तो इसकी ताकत, फुर्तीलेपन और अपार शक्ति के कारण ही इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। क्या है? पैंथेरा टिग्रिस, यह इसका वैज्ञानिक नाम है बाघ का। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि बाघों के संरक्षण के लिए ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को किया गया था। ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब की गई थी? 1973। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब की गई? 1973 में। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। इस टाइप का प्रश्न अब हर पेपर में एक देखा जा रहा है, जिसे आपको अपने रीजनिंग के आधार पर देना है। ठीक है। तो उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना या फिर आटा गूंथना। तो इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों? वह है आपका कंघी करना। ठीक है। कौन सा? कंघी करना। क्योंकि चाय बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पानी की आवश्यकता होगा। तैरेंगे कहाँ पर आप? पानी में ही तैरेंगे। आटा गूंथने के लिए भी आपको पानी की आवश्यकता होगी, किंतु कंघी करने के लिए आपको पानी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए आपके पास एक कंघा होना चाहिए जिससे आप बाल को झाड़ सकते हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 की मदों का मिलान कीजिए। एक तरफ पक्षी का नाम दिया है दोस्तों और दूसरे तरफ उसके घोंसले का विवरण दिया है। ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। पहला है शकरखोरा, दूसरा है कोयल, तीसरा है कलचिड़ी और चौथा है दर्जन चिड़िया। तो हमें तो कोयल के बारे में पता है कि कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, बल्कि कौवा क्या करता है? अपना घोंसला बनाता है और कोयल उसी के घोंसले में जाकर अपने अंडे को देती है, क्योंकि इसके अंडे का आकार भी लगभग कौवे के अंडे के आकार के समान होता है, जिसकी वजह से कौवा उसका भी पालन पोषण करता है। ठीक है। तो कोयल का मिलान कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर दर्जन चिड़िया की बात करें तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि यह क्या होती है? दर्जी होती है, यानी कि सिलने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, क्या करती है? सिलने का काम करती है। यानी कि यह छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े आदि होते हैं। ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो यानी कि दर्जन चिड़िया का सही मिलान हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यह झाड़ी पर 2 पत्तों की निकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला, यानी कि यह क्या करती है? पत्तों को सिलकर ही घोंसला बनाती है दर्जन चिड़िया। ठीक है। अगर शकरखोरा की बात करें तो यह क्या करता है? यह छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े आदि होते हैं। तो शकरखोरा का कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है।
दर्जन चिड़िया का कौन सा था, तीसरा था। बचा कौन सा आपका, सी का आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कलचिड़ी क्या करती है, या सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधों की टकनियाँ, जड़ी बाल रुई बिछी होना, ठीक है। यानी कि आपका ए का कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए का चौथा, बी का पहला, सी का, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी का दूसरा यहाँ पर आना चाहिए, गलत टाइपिंग हो गया है, ठीक है। तो सी का दूसरा और डी का तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व तो प्रचुर मात्रा में होता है। तो यह मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर पता होगा। नहीं पता होगा तो चलिए आइए हम तो बता ही दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा पालक, गुड़ और आंवला। कौन सा, पालक, गुड़ और आंवला। पालक, गुड़, आंवला 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक सदस्य में क्या होता है, लौह यानी कि आयरन तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसा माना जाता है कि जो पालक होता है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है और शरीर में आयरन की कमी होने पर सिर दर्द, हाथ पैरों का ठंडा होना, आँखों के नीचे डार्क सर्कल या फिर चक्कर आने जैसी समस्या होती है, ठीक है। और गुड़ में आयरन के अलावा प्रोटीन, कैल्शियम आदि भी पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर आंवला की बात करें तो इसमें आयरन के साथ साथ विटामिन सी एवं विटामिन ए तथा कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। तो कौन सा शीर्षक है दोस्तों, बूंद बूंद, दरिया दरिया, मच्छरों की दावत, उसी से ठंडा उसी से गर्म, या फिर चला काफिला। तो इसका सही जवाब है आपका उसी से ठंडा उसी से गर्म, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं के पुस्तक में दिए पाठ का शीर्षक उसी से ठंडा उसी से गर्म है और यह पुस्तक भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी ने दी थी। किसने, पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी ने दी थी, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है। इस कार की औसत चाल है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत दूरी बटा औसत समय। औसत दूरी दिया है हमें 1512 किलोमीटर, कितना दिया है 1512 किलोमीटर, और समय कितना दिया है 28 घंटे। तो इसमें डिवाइड करवा दीजिए, 1512 में 28 से डिवाइड करवाएंगे तो आ जाएगा आपका 54। कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किंतु याद रखिएगा इसे देखकर टिक मत मारिएगा, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर दिया है आपको मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो 54 को आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना होता है। तो 18 कम 18, 18 3 54, ठीक है। तो 3 का गुणा 5 में करिए तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू हैं। यह कौन सा राज्य हो सकता है। तो यह बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि जहाँ पर भी बांस के खंभों का घर बना हो और ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचा बना हो तो वह कहाँ पर घर पाया जाता है, असम में ऐसा घर पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि असम में बरसात बहुत ही ज़्यादा होता है, यहाँ पर बाढ़ अत्यधिक मात्रा में आता है, जिस वजह से यहाँ के जो घर हैं वो बांस के बनाए जाते हैं और काफ़ी ऊंचाई पे बनते हैं ताकि वह डूबे ना, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं इसमें भारत के मैप में आपका यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये है देखिए बंगाल की खाड़ी, और इसके किनारे कौन कौन से राज्य बसे हैं। तो इधर देखिए आपका तमिलनाडु है, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर उड़ीसा है, और इधर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सा है आपका, फिर से देख लीजिए, इधर तमिलनाडु है, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर आपका उड़ीसा है, और इधर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट, जिसे टीन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक का अर्थ है, इस मात्रक का क्या अर्थ है, वह भूमि जिससे किसान 1 टन बीज प्राप्त कर सकता है, या फिर वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है, या फिर वह भूमि जिसकी बीमाएँ 50 m × 50 m होता है, या फिर वह भूमि जो लगभग 1 हेक्टेयर के तुल्य होती है। तो इसका सही जवाब है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एक फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक आराम करने देते हैं। तो एकदम सही बात है, यह झूम खेती में ऐसा ही किया जाता है। खरपतवार को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं। तो जी नहीं, खरपतवार को उखाड़ते नहीं हैं बल्कि उसको काट देते हैं, काट कर वहीं पर छोड़ दिया जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। ठीक, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। तो एकदम सही बात है। डी है कि जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। यह भी गलत है, बल्कि इसे गहराई तक नहीं जोता जाता है, बल्कि हल्का सा उसे इधर उधर खुलियार कर उसमें बीज को डाल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ए और सी आपका केवल सही है दोस्तों। कौन कौन सा, ए और सी आपका सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे की बनी बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। आयरन और सिल्वर आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है। कांसा एल्युमिनियम, कापर और जिंक का मिश्रण है। कांसा कापर और जिंक की मिश्र धातु है, या फिर कांसा कापर और टिन की मिश्र धातु है। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि जो कांसा है वह कापर और टिन की मिश्र धातु होती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी पर अध्ययन कीजिए। ठीक है, नागरकोइल एक्सप्रेस ट्रेन का नाम दिया गया है, क्रम संख्या दे दिया है 1 और 4। ठीक है, स्टेशन का नाम दिया है, पहुंचने का समय दिया है, छोड़ने का समय दिया है और दूरी दिया है। गांधीधाम से ट्रेन चल रहा है कितने बजे, 6:15 पे। ठीक है, 6:15 पे ट्रेन चल रहा है, और फिर उसके बाद कितना दूरी तय किया उसने, दूरी तय किया 530 किलोमीटर, और कितने बजे वह सूरत पहुंची है। ठीक है, सूरत पहुंचने का समय है 16:15, यानी कि 16:15 पे वह पहुंच रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो आप क्या करिए, जो एकदम शार्ट ट्रिक देखिए दोस्तों, तुरंत आप निकाल लेंगे समय कि पहुंचने का समय पता है, छोड़ने का समय पता है। ठीक है, तो पहुंचने के समय में से आप क्या करिए, पहुंचने के समय में से छोड़ने के समय को घटा दीजिए। पहुंचने का समय कितना है 16:15, और छोड़ने का समय कितना है 6:15। इसमें से इसको घटा दीजिए, आपका समय आ जाएगा कितना, आ जाएगा 10 घंटा। तो यानी कि आपका समय निकल गया एकदम आसान तरीके से कि 10 घंटे का समय लगा है उस ट्रेन को तय करने में। और दूरी कितना है आपका 530 किलोमीटर है, समय कितना लगा है 10 घंटा लगा है। डिवाइड करवा दीजिए 0 से 0, यानी कि 53 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ट्रेन चला है। ठीक है, कितना 53 किलोमीटर पर घंटा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है, तो यह
किस जिले किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, ठीक है। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है और यह शहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। कन्नौज शहर को इत्र नगरी या फिर खुशबुओं का शहर के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। इधर देखिए डीजल दिया है, पेट्रोल दिया है, मूल्य दिया है। 2020 में 1 लीटर का मूल्य कितना था? 81 रुपये डीजल का, और पेट्रोल का कितना था? 92 रुपया था। 2021 में यानी कि 1 साल बाद लीटर का मूल्य कितना हो गया डीजल का? अब 90 रुपया 72 पैसा हो गया, और पेट्रोल कितना हो गया? 102 रुपया 12 पैसे हो गया, ठीक है। आपको बताना है एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों के वृद्धि का दर क्रमशः होगा, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है, देखिए आपको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। जैसे आपको डीजल दिया है तो इसको मान लीजिए कि 2020 में जो है उसका D1 कर दीजिए, और 2021 में कितना है? D2 कर दीजिए, ठीक है। तो डीजल का जब आप निकालेंगे तो क्या करिए? D2 माइनस D1 कर दीजिए, यानी कि जो वृद्धि हुआ है और जो प्रारंभिक मूल्य है बट्टा प्रारंभिक मूल्य यानी कि D1 इंटू क्या कर दीजिए आप? 100 कर दीजिए, ठीक है। तो आइए कर देते हैं। D2 कितना है? 90.72 और माइनस 81 अपान में कितना हो जाएगा? 81, ठीक है। तो 90 रुपया 72 पैसे में से 81 रुपया घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 9 रुपया 72 पैसा। कितना आ जाएगा? 9 रुपया 72 पैसा, बट्टे में कितना है? 81 है, गुड़े 100 है, ठीक है दोस्तों। तो 9 रुपया 72 पैसा बट्टे 81 गुड़े 100, जब आप यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा? 972 बट्टा 81 आ जाएगा, ठीक है। जब 972 में 81 से डिवाइड करवाइए तो 9 9 81, 9 एकम 9, 9 8 72, फिर दीजिए 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि 12 आ जाएगा। यानी कि डीजल में कितना एक साल में वृद्धि हुआ है? तो वह हुआ है आपका 12%। कितना है दोस्तों? 12%। ऐसे ही पेट्रोल का निकाल लीजिए, क्या करेंगे? जितना वृद्धि हुआ है 110.12 में से घटा दीजिए प्रारंभिक मूल्य को 92 को, और प्रारंभिक मूल्य से डिवाइड करवा दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है। जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 102 रुपया 12 पैसे में से 92 घटाएंगे तो 10 रुपया 12 पैसा बचेगा, बट्टे में 92 गुड़े 100, ठीक है। जब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1012 हो जाएगा, और बट्टे में 92 हो जाएगा, ठीक है। तो 1012 में 92 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11% आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12% और 11% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो वह कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन? वह मनाया जाता है आपका होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्मदिन, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।